डायग्राम बनाया है आप लोगों ने? किसने किसने बनाया? किसने किसने नहीं बनाया? ठीक है, जो नहीं बनाएगा वो बनाएगा, लेकिन अगली साल। क्लास में ही बनाएगा, लेकिन कब? ठीक है, कुछ पिछले साल वाले बना रहे होंगे। मैं कुछ बोला बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊं किडनी का? हाँ, मेहनत करवाने में तो तुमको है ना मजे आते हैं कि अरे हमको तुम्हारी तरह 10 घंटे थोड़ी लगेंगे। तो इसका आवरण कौन सा है बेटा? रीनल कैप्सूल। कितने परतों वाला है? 3 परतों वाला। बाहर वाला भाग जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग जिसे बोलते हैं मेडुला। तो मेडुला में त्रिकोण आकार के पाए जाते हैं पिरामिड। क्या पाए जाते हैं? पिरामिड। पिरामिड के बीच में जो संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं रीनल कॉलम। क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम, या एक और नाम बताया था कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या नाम है? कॉलम ऑफ बर्टीनी या रीनल कॉलम। पिरामिड के अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं डक्ट ऑफ बर्टीनी या बर्टीनी की नलिकाएं। बर्टीनी, ठीक है। पिरामिड खुलते हैं किसमें? माइनर कैलिक्स में। किसमें खुलते हैं? माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स खुलता है मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स और कीप आकार की संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। और यहां से बाहर निकलता है एक नलिका जिसे बोलते हैं यूरेटर। यही संरचना हमने बनाई थी। चलो थोड़ा सा लिखते हैं। ये लंबवत काट हो गया किसका? किडनी का, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। अच्छा, किडनी की लंबाई चौड़ाई सब लिख लिया था? हाँ हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है? लिखा है एनसीईआरटी में? तो अपना सामान्य ज्ञान अपने पास रखो। इधर देखते हैं। लिखो कि किडनी का आवरण रीनल कैप्सूल। किडनी का आवरण रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के रूप में उपस्थित होता है। किडनी का आवरण रीनल कैप्सूल के रूप में उपस्थित होता है, एक बात। दूसरी बात, किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स। किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग मेडुला। किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग मेडुला तथा आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है।
आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। अगला पॉइंट, मेडुला में त्रिकोणीय पिरामिड के आकार की, मेडुला में त्रिकोणीय पिरामिड के आकार की, त्रिकोणीय पिरामिड के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रीनल पिरामिड, संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रीनल पिरामिड कहते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रीनल पिरामिड कहते हैं, जिन्हें रीनल पिरामिड कहते हैं। अगला पॉइंट, जिन्हें रीनल पिरामिड कहते हैं। चलिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए भाई, कुछ लोग सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग मतलब जो आपको वीडियो लेक्चर मिलता है तो कुछ लोग क्लास आना ही बंद कर देते हैं, वीडियो लेक्चर तो आ ही जाएगा। तो अब जो है क्लास आइए रेगुलर, किसी एक आध दिन अगर आप एब्सेंट होते हैं तो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो पूरे चैप्टर का वीडियो लेक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद ही ग्रुप में आएगा, है ना। इवन ऑड खेलना बंद कर दो कि एक दिन आ रहे हैं 2 दिन नहीं, एक दिन आ रहे हैं 2 दिन नहीं, ठीक है। जैसे आपकी जिन बच्चों की पिछली क्लास छुट्टी थी वो नहीं आए थे, जो नए बच्चे हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उनको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आज की क्लास वो यहाँ अटेंड करेंगे, आज की भी मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट ग्रुप में आएगी। रोज रोज वीडियो नहीं भेजूंगा मैं, मक्कार नहीं बनाना मुझे आपको, नहीं तो मक्कारी तो आपके अंदर छुपी हुई है, कब बाहर आ जाएगी कोई पता नहीं चलेगा, जिन्हें रीनल पिरामिड कहते हैं। अगला पॉइंट, दो पिरामिड के बीच, दो पिरामिड के बीच उपस्थित भाग को, दो पिरामिड के बीच उपस्थित भाग को रीनल कॉलम, दो पिरामिड के बीच उपस्थित भाग को रीनल कॉलम, दो पिरामिड के बीच उपस्थित भाग को रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी, उपस्थित भाग को रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी कहा जाता है, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी कहा जाता है। ये कॉर्टेक्स का भाग है, इस पे स्टार लगा लेना, ये कॉर्टेक्स का भाग है, ये कॉर्टेक्स का भाग है जो, ये कॉर्टेक्स का भाग है जो मेडुला में अंदर की तरफ धंसा होता है, ये कॉर्टेक्स का भाग है जो मेडुला में अंदर की तरफ धंसा होता है, कॉर्टेक्स का भाग है जो मेडुला में अंदर की तरफ धंसा होता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, पिरामिड के अंदर, पिरामिड के अंदर 75 से 100 नलिकाएं पाई जाती हैं, पिरामिड के अंदर 75 से 100 नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बर्टनी की नलिका, जिन्हें बर्टनी की नलिका या डक्ट ऑफ बर्टनी, जिन्हें बर्टनी की नलिका या डक्ट ऑफ बर्टनी कहा जाता है, डक्ट ऑफ बर्टनी कहा जाता है, ठीक है। पिरामिड की संख्या 7 से 15 हो सकती है, देखो पिरामिड की संख्या 7 से 15 हो सकती है, पिरामिड की संख्या 7 से 15 हो सकती है। अगला पॉइंट, पिरामिड माइनर कैलिक्स में खुलता है, पिरामिड माइनर कैलिक्स में खुलता है, पिरामिड माइनर कैलिक्स में खुलता है, कॉमा 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलकर
2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलकर 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलकर मेजर कैलिक्स बनाते हैं। 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलकर मेजर कैलिक्स बनाते हैं। 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलकर मेजर कैलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स। कितने माइनर कैलिक्स? 2 से 3 मिलकर मेजर कैलिक्स बनाते हैं। अगला पॉइंट, इस पे भी 10 स्टार लगा के लिखना। 10 स्टार, 10 स्टार मतलब महत्वपूर्ण। ठीक है, लिखो मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स एक कीप आकार की, कीप आकार समझते हो? फनल, कुप्पी। मेजर कैलिक्स कीप आकार की संरचना में खुलते हैं। मेजर कैलिक्स कीप आकार की संरचना में खुलते हैं, जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। कीप आकार की संरचना में खुलते हैं, जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। ठीक है, लिखो ये किडनी के बाहर, ये किडनी के बाहर एक नलिका के रूप में प्रेषित होता है। ये किडनी के बाहर एक नलिका के रूप में प्रेषित होता है। ये किडनी के बाहर एक नलिका के रूप में प्रेषित होता है, जिसे यूरेटर कहते हैं। ये किडनी के बाहर एक नलिका के रूप में प्रेषित होता है, जिसे यूरेटर कहते हैं। जिसे यूरेटर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना पिरामिड मेडुला में उपस्थित होता है, लेकिन पिरामिड के बीच में ये जो भाग दिख रहा है इसे बोल रहे हैं रीनल कॉलम। ये भाग कॉर्टेक्स का है, यानी बाहर का भाग है जो अंदर की तरफ धसा हुआ पाया जाता है। याद रहे, ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा भाग है जो कॉर्टेक्स का होता है लेकिन मेडुला की तरफ धसा होता है, यानी बाहर का भाग होता है लेकिन अंदर की तरफ धसा होता है, उसे बोलते हैं रीनल कॉलम। अच्छा, कॉलम ऑफ बर्टनी, तो बर्टनी नाम की 2 संरचनाएं दिख रही हैं। ये जो रीनल कॉलम है इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, और पिरामिड के अंदर जो नलिकाएं दिख रही हैं उन नलिकाओं को कहते हैं डक्ट ऑफ बर्टनी। तो बर्टनी के नाम से 2 संरचनाएं, एक कॉलम ऑफ बर्टनी जो पिरामिड के बगल में होता है, एक डक्ट ऑफ बर्टनी जो पिरामिड के अंदर होता है। प्रत्येक पिरामिड में कितनी नलिकाएं? 75 से 100। ये हो गई बाहर की बात, किसकी? किडनी की। अब किडनी काम क्या करता है भाई? तो किडनी के 2 प्रमुख कार्य हैं। वैसे तो कई कार्य हैं, लेकिन 2 प्रमुख कार्य हैं, और वो कार्य है एक उत्सर्जन, यानी शरीर से उपापचय पदार्थों को बाहर निकालना, और दूसरा है परासरण नियमन, यानी शरीर में जल को संतुलित करना। जल संतुलन को ही परासरण नियमन कहा जाता है। तो ये 2 प्रमुख कार्य है किसके? किडनी के। इसको मिटा दें? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, तुम लोग तो ऐसे मुंह फुला के बैठे रहते जैसे तुमको मार पीट के बिठाया गया हो क्लास में है। सुबह आके थोड़ा सा मतलब चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए कि नहीं? ऐसा खुशक चेहरा बना के मत बैठा करो क्लास में, ठीक है? थोड़ा सा प्रसन्न रहा करो। हम भी कोशिश करते हैं। चलो, नहीं तो तुम सोचो ना मेरी जगह की क्लास में बैठो सब लोग ऐसा, है ना? 100 लोग तुमको ऐसे देखो, पढ़ाने का मन ही नहीं करेगा भाई। करेगा क्या? एक तो इतना धैर्य रखना पड़ता है, कुछ तो ऐसे बैठे ऐसे इतना बड़ा मुंह खोलते, सारी हवा अंदर खींच लो, है ना? धनिया तक दिखाई देता है दांतों के बीच में फंसा हुआ। तुम सोचो, तुम मेरी जगह अपने आप को रखे देखो, स्टेज पे तुम खड़े हो
और 100 लोग सामने बैठे हैं और उसमें से 50 लोग मुस्कुरा रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो, चेहरा मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि किडनी के दो प्रमुख कार्य हैं, एक है उत्सर्जन और दूसरा है परासरण नियमन। तो देखो कि किडनी के दो प्रमुख कार्य पाए जाते हैं। किडनी के दो प्रमुख कार्य पाए जाते हैं, एक उत्सर्जन और दूसरा परासरण नियमन या जल संतुलन। एक उत्सर्जन और दूसरा परासरण नियमन या जल संतुलन। परासरण नियमन या जल संतुलन, ठीक है। अब ये जो कार्य है ये किडनी नहीं करता। किडनी के अंदर किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पाई जाती है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। तो अगला पॉइंट लिखो, किडनी के अंदर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, किडनी के अंदर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के अंदर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पाई जाती है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और ये जो कार्य है ये कौन करता है, तो देखो किडनी के कार्य नेफ्रॉन द्वारा ही संपन्न होते हैं। किडनी के कार्य नेफ्रॉन द्वारा ही संपन्न होते हैं। किडनी के कार्य नेफ्रॉन द्वारा ही संपन्न होते हैं, ठीक है। अब जो उत्सर्जन है, या आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। तो हेडिंग डालो, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना।
बना लीजिए। बायोलॉजी का मॉड्यूल आ गया है, आप लोगों को मिल गया? नहीं मिला? आज आप लोग ऑफिस से ले लेंगे, ठीक है, जिसको जिसको नहीं मिला। टेस्ट का सिलेबस हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अगला जो टेस्ट रहेगा उसमें केवल यही चैप्टर है, एक चैप्टर उत्सर्जन, ठीक है। एक ही चैप्टर आएगा उत्सर्जन, अच्छे से करिएगा। ऊपर क्या लिखा है? इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो लोग भी अब अगले टेस्ट के लिए अपनी पूरी तैयारी बना लीजिए। एक ही चैप्टर आएगा
कौन सा उत्सर्जन? ठीक है, ध्यान से समझिए। जो नेफ्रॉन की संरचना है उसके दो भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? दो भाग। एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं माल्पीजियन बॉडी, या उसी को एक और नाम है रीनल कार्पसल। तो माल्पीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल। और दूसरा भाग होता है जिसे बोलते हैं यूरिनिफेरस नलिका। क्या बोलते हैं? यूरिनिफेरस नलिका। तो अब यहां पर हमें दिख रहा है कि दो संरचनाएं दिख रही हैं। एक का नाम है ग्लोमेरुलस और दूसरे का नाम है बाउमन कैप्सूल या बाउमन संपुट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? माल्पीजियन बॉडी। और इसके बाद का जो पूरा भाग दिख रहा है जिसमें पीसीटी है, पीसीटी का पूरा नाम है समीपस्थ कुंडलित वाहिनी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक लूप जैसी संरचना है जिसे कहते हैं हेनले का लूप, और एक और नलिका भाग है जिसे बोलते हैं डीसीटी। ये तीनों मिलकर बनाते हैं यूरिनिफेरस नलिका। तो ऊपर हो गया माल्पीजियन बॉडी और नीचे हो गया यूरिनिफेरस नलिका। अब बात क्या है कि जो माल्पीजियन बॉडी में एक प्याले के आकार की संरचना पाई जाती है। कप कप होता है ना, चाय पीते हैं ना, प्याले के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बाउमन कैप्सूल। और उसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल उपस्थित होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो बाउमन कैप्सूल और उसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल, इन दोनों को एक साथ कहा जाता है माल्पीजियन बॉडी या रीनल कार्पसल। अब ये रक्त केशिकाओं का जाल है, तो इसमें धमनी की एक शाखा रक्त लेकर आती है और एक शाखा रक्त लेकर जाती है। जो रक्त लेकर आता है वो है एफरेंट आर्टेरियोल, और जो रक्त लेकर जाता है वो है इफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल केशिका नहीं होती, धमनी की शाखा को आर्टेरियोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? धमनी की शाखा को आर्टेरियोल। अ से आने वाला आ, एफरेंट आने वाला, ई से एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाओ, यानी ई से जाने वाला। समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं होगे। ए से आओ, आने वाला। ई से एग्जिट, जाने वाला। तो आने वाली नलिका कौन सी? एफरेंट आर्टेरियोल। जाने वाली नलिका कौन सी? इफरेंट आर्टेरियोल। आइए सुनिए, एफरेंट आर्टेरियोल किसकी शाखा है? रीनल धमनी की शाखा है। तो इसमें रक्त कहां से आता है? रीनल धमनी से। एफरेंट आर्टेरियोल से आया रक्त कहां? ग्लोमेरुलस में, और बाहर निकल गया किससे? इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ एक फर्क दिख रहा है। एफरेंट आर्टेरियोल का व्यास चौड़ा है यानी ज्यादा है, और इफरेंट आर्टेरियोल का व्यास सकरा है यानी कम है। ये बात समझ में आ रही? बात ध्यान में रखनी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो गेंद के जैसी संरचना, या बोला जाए कप के जैसी संरचना, उसे हम कह रहे हैं बाउमन संपुट। इसमें दो परतें पाई जाती हैं, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत।
बाहरी परत नीचे जाकर दूसरे भाग से जुड़ती, दूसरा भाग कौन सा? यूरिनिफेरस नलिका। उसमें मिलता है शुरुआती भाग जिसे बोलते हैं पास वाली कुंडलित वाहिनी। पी से पास वाला, पीसीटी मतलब पास वाला, डीसीटी मतलब दूर वाला, पी से पास, डी से दूर। तो पास वाली कुंडलित वाहिनी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूर वाली कुंडलित वाहिनी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इन दोनों के बीच में लूप उपस्थित है जिसे कहते हैं हेनले का लूप। अब यहाँ एक बात है, और जो हिंदी एनसीईआरटी में गड़बड़ है भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। हिंदी एनसीईआरटी में गड़बड़ है, इंग्लिश एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि पीसीटी के बाद जो है ये नलिका नीचे की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? नीचे। तो नीचे की तरफ जो भाग जा रहा है उसे बोलते हैं अवरोही भुजा। क्या बोलते हैं? अवरोही भुजा। ये किसका भाग है? हेनले लूप का भाग है। कौन सी भुजा? अवरोही भुजा। ये अवरोही भुजा का चौड़ा भाग, ये अवरोही भुजा का सकरा भाग, याद रहेगा। तो जो भाग नीचे की तरफ जा रहा है अवरोही, आगे देखेंगे एक भाग ऊपर की तरफ आ रहा है उसे कहते हैं आरोही। आरोहण, ध्वजारोहण, झंडा ऊपर जाता है, ध्वजारोहण करते हैं तो झंडा कहाँ जाता है? ऊपर। तो जैसे पर्वतारोहण, पर्वत पे चढ़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? ऊपर। तो जो भाग ऊपर जाए वो कौन सा? आरोहण या आरोही भाग। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, अब कंफ्यूज नहीं। आरोही मतलब जो भाग ऊपर जा रहा है, नीचे से देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसका सकरा भाग और इसका चौड़ा भाग, और आगे जुड़ता है किसमें? डीसीटी में, दूर वाली कुंडलित वाहिनी। और ये जाकर एक बड़ी नलिका में जुड़ती है जिसे बोलते हैं संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका कई नेफ्रॉन के जुड़ने से बनती है। जैसे ये एक नेफ्रॉन है, ये दूसरा नेफ्रॉन, ये तीसरा, एक नेफ्रॉन का डीसीटी, तीसरे नेफ्रॉन का डीसीटी। तो कई नेफ्रॉन कहाँ खुलेंगे? संग्राहक नलिका। तो क्या संग्राहक नलिका किसी एक नेफ्रॉन का भाग होगा? नहीं। तो संग्राहक नलिका कई नेफ्रॉन के खुलने से बनने वाली संरचना है, ये किसी एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है। तो नेफ्रॉन का भाग कहां तक होता है? डीसीटी तक। अब संग्राहक नलिका जो भी नेफ्रॉन से पदार्थ आता है उसको सबका संग्रह करती है और आगे ले जाती है। और ये कहाँ खुलती है? डक्ट ऑफ बर्टनी, यानी बर्टनी की नलिका। कहाँ सुना था ये नाम? पिरामिड के अंदर 75 से 100 नलिकाएं पाई जाती हैं, अभी अभी अपन ने सुना। और वो नलिकाएं कौन सी हैं? डक्ट ऑफ बर्टनी, बर्टनी की नलिका, याद रहेगा। अब अगला पॉइंट, जो इफरेंट आर्टेरियोल यहां से निकलता है वो किडनी में घूम घूम कर फिर वापस आता है। और इसका काम परिसंचरण का भी है, तो परिसंचरण करने के लिए वो घूमता है और फिर वापस आता है। वापस आता है तो वो केशिकाओं का एक जाल बनाता है जिसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, केशिकाओं का परिनलिका जाल। क्या बोलते हैं? केशिकाओं का परिनलिका जाल। जैसे ये नलिकाएं हैं ना, तो इनके चारों तरफ केशिकाओं का जाल बनाता है और उसी जाल में एक यू आकार की केशिका पाई जाती है। किस आकार की? यू आकार। दिख रहा है ये यू आकार? यू आकार की केशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा ठीक हेनले लूप के विपरीत समानांतर होती है। कैसी होती है? विपरीत समानांतर, समानांतर नहीं। जैसे हेनले लूप ऐसा है तो ये वासा रेक्टा ऐसा समानांतर है लेकिन विपरीत दिशा में, इसे एंटी पैरेलल कहते हैं। अब सुनने वाली बात ध्यान से, इसमें जाता है रक्त। कौन जाता है भाई? इसमें रक्त जाता है। अब रक्त यहां से जाएगा तो ये भाग नीचे जा रहा है, वासा रेक्टा का ये भाग नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसे बोलते हैं अवरोही भुजा। किसकी?
ये वासा रेक्टा की अवरोही भुजा है। यहाँ रक्त ऊपर आता है तो इसे क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा की आरोही भुजा। यहाँ फर्क आ जाएगा। हेनले लोब की अवरोही भुजा और वासा रेक्टा की आरोही भुजा अगल बगल होती है। ठीक है, हेनले लोब की आरोही भुजा और वासा रेक्टा की अवरोही भुजा अगल बगल होती है। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? विपरीत रूप से समानांतर। और यहां से फिर ये रक्त लेकर आगे जाता है और किसमें खुलता है? रीनल शिरा में खुलता है। किसमें खुलता है? रीनल शिरा। तो रक्त आया कहां से? रीनल धमनी से। किडनी में घूम घूम कर अपना काम किया और फिर कहां चला गया? रीनल शिरा। ध्यान रहेगा, देखो। चलो लिखो, नेफ्रॉन की संरचना में दो भाग पाए जाते हैं। नेफ्रॉन की संरचना में दो भाग पाए जाते हैं, एक मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन काय भी कहा जाता है, मालपीजियन बॉडी, और दूसरा यूरिनिफेरस नलिका। यूरिनिफेरस नलिका, मालपीजियन बॉडी और यूरिनिफेरस नलिका। पहली हेडिंग डालो, मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन बॉडी, देखो इसे रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। मालपीजियन बॉडी, इसे रीनल कार्पसल भी कहते हैं। इसे रीनल कार्पसल भी कहते हैं। ये दो संरचनाओं से मिलकर बनता है। इसे रीनल कार्पसल भी कहते हैं। ये दो संरचनाओं से मिलकर बनता है। कितनी संरचनाओं से? दो संरचनाओं से। ये दो संरचनाओं से मिलकर बनता है बाउमन संपुट तथा ग्लोमेरुलस। ये दो संरचनाओं से मिलकर बनता है बाउमन संपुट तथा ग्लोमेरुलस। बाउमन संपुट तथा ग्लोमेरुलस। बाउमन संपुट तथा ग्लोमेरुलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाउमन संपुट तथा ग्लोमेरुलस। अगला पॉइंट लिखो कि नेफ्रॉन में प्याले के जैसी, नेफ्रॉन में प्याले के जैसी दो परतों वाली संरचना पाई जाती है। नेफ्रॉन में प्याले के जैसी दो परतों वाली संरचना पाई जाती है। दो परतों वाली संरचना पाई जाती है, जिसे दो परतों वाली संरचना पाई जाती है जिसे बाउमन संपुट कहा जाता है। बाउमन संपुट कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसके अंदर, किसके अंदर बात हो रही भाई? बाउमन संपुट। इसके अंदर, इसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल, इसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल उपस्थित होता है। इसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल उपस्थित होता है। इसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल उपस्थित होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अगला पॉइंट,
रीनल धमनी की शाखा, रीनल धमनी की शाखा एफरेंट आर्टीरियोल, रीनल धमनी की शाखा एफरेंट आर्टीरियोल, रीनल धमनी की शाखा एफरेंट आर्टीरियोल रक्त लेकर ग्लोमेरुलस में आती है, रक्त लेकर ग्लोमेरुलस में आती है, तथा इफरेंट आर्टीरियोल रक्त लेकर ग्लोमेरुलस से बाहर जाती है, इफरेंट आर्टीरियोल रक्त लेकर ग्लोमेरुलस से बाहर जाती है, इफरेंट आर्टीरियोल रक्त लेकर ग्लोमेरुलस से बाहर जाती है, रक्त लेकर ग्लोमेरुलस से बाहर जाती है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना। एफरेंट आर्टीरियोल का व्यास, एफरेंट आर्टीरियोल का व्यास इफरेंट आर्टीरियोल से अधिक होता है, एफरेंट आर्टीरियोल का व्यास इफरेंट आर्टीरियोल से अधिक होता है, इफरेंट आर्टीरियोल से अधिक होता है। ये बात हो गई एक इसकी मालपीजियन बॉडी। दूसरा हेडिंग डालो यूरिनिफेरस नलिका, यूरिनिफेरस नलिका। यूरिनिफेरस नलिका लिखो, ये नेफ्रॉन का नलिकीय भाग है, ये नेफ्रॉन का नलिकीय भाग है, ये नेफ्रॉन का नलिकीय भाग है तथा इसके 3 भाग पाए जाते हैं, तीन भाग कौन कौन से? पीसीटी, 3 भाग पाए जाते हैं, पीसीटी कॉमा हेनले का लूप, पीसीटी कॉमा हेनले का लूप और डीसीटी, पहला लिखो पीसीटी, पीसीटी मतलब समीपस्थ कुंडलित वाहिनी, पीसीटी मतलब समीपस्थ कुंडलित वाहिनी। और इंग्लिश में नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित वाहिनी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित वाहिनी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देखो ये वो नलिका भाग है जो बाउमन संपुट के समीप होता है, ये वो नलिका भाग है जो बाउमन संपुट के समीप होता है, बाउमन संपुट के समीप होता है। अगला पॉइंट 10 स्टार, बाउमन संपुट के समीप होता है। अगला पॉइंट 10 स्टार। इसकी उपकला पढ़े लिखे लोग बताएंगे कौन सी उपकला पाई जाती है इसमें। पीसीटी में कौन सी उपकला होती है? हाँ, पहले आपस में तो लोग डिसाइड कर लो। हाँ भाई, सीलिएटेड होती है ना। अभी इतना निकाल के जूता से हम जो है ना नाप देंगे तुमको। हाँ, सीलिएटेड होती है।
वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही सीलिएटेड है ना। हाँ विकास, कौन सी होती है? ब्रश्ड बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिखेंगे। ब्रश्ड बॉर्डर घनाकार उपकला लिखो। इसकी उपकला ब्रश्ड बॉर्डर घनाकार उपकला से बनी होती है। ब्रश्ड बॉर्डर घनाकार उपकला से बनी होती है। क्यों याद आया तुम लोगों को? कहाँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ऊचक नहीं पढ़ा है? कॉपी ले आओ, कॉपी ले आओ। यहाँ ले तो आओ, कॉपी निकालो। शुरू से इसी लिख रहे, ले आओ। बंद मत करो, इधर आओ, यहाँ देखो। अच्छा तुम लेट आए थे, ठीक है जाओ, माफ किया। हाँ शुरू वाला कौन है भाई? तुम पहले आए थे। दिखाओ, याद क्यों नहीं है तुम? इधर आओ। सोमिल कहाँ है भाई? बारिश हुई थी, देख क्या होगा, बेचारा कपड़े फैला रहा होगा। नहीं यार, इतना मजा नहीं लेना चाहिए, खासकर तब जब वो यहाँ ना हो। चलो ठीक है। और तुम लोग कैसे आ गए भाई? भीगे नहीं तुम लोग? चलो ठीक है, इसीलिए कहते हैं यूनिफॉर्म ले लिया करो। चलो जैसे कुछ लोग यूनिफॉर्म में आते हैं, कुछ लोग यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं। हाँ गाड़ी पे छाता नहीं लगेगा तो बरसाती पहन लो। वो ड्रेस में नहीं आती। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रोज क्या पहन के जाए, है ना। सुबह जो है एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि क्या पहन के जाए, आधा दिमाग उधर ही लगा रहता है। लड़कों में ये समस्या कम होती है। लड़कों के पास विकल्प ही एक दो शर्ट का रहता है ना। मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने होंगे किसी के पास डेली रूटीन में पहनने के लिए 2-3 से ज्यादा शर्ट टी शर्ट नहीं होंगे, है ना। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर ज्यादा टेंशन रहता है क्या पहन के जाए। ये वाला तो पिछले महीने की 18 तारीख को पहन के गए थे, ये वाला 17 तारीख को पहन के गए थे, तो बड़ा तनाव रहता है। तो इसलिए जो है यूनिफॉर्म पहना करो, तनाव खत्म। अच्छा यूनिफॉर्म गंदी भी हो तो भी टेंशन नहीं होती, नहीं गंदी ना, ऐसा रंग दिया है कि गंदी भी होगी तो पता नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम लोग समय तुम लोग के पास इतना कम रहता है कि संडे का पूरा दिन अगर कपड़े धोने में ही चला जाए तो फिर पढ़ोगे कब? क्योंकि अभी तो ठीक है, आगे टेस्ट जो है हर संडे होगा, तो संडे को 2 ऑप्शन हो जाएंगे, कपड़े धोए या टेस्ट दें। अच्छा टेस्ट के पहले कपड़े धो नहीं सकते क्योंकि ध्यान रहेगा टेस्ट में, तो टेस्ट के बाद कपड़े धोने लायक नहीं बचोगे। तो इसलिए कोशिश करिए यूनिफॉर्म लीजिए और यूनिफॉर्म पहनिए, ठीक है। बहुत बड़ा तनाव खत्म हो जाता है। हम खुद ही सोच रहे हैं यूनिफॉर्म ही पहन के आए, लेकिन वो हमारे साइज का आ नहीं रहा है। ठीक है, और देखो कितनी अच्छी यूनिफॉर्म है अपनी, अच्छी यूनिफॉर्म है ना, एकदम इंडियन क्रिकेट टीम वाली है। ऑरेंज और कर दे, कहाँ ऑरेंज करना है? अरे पिछले साल का वर्ल्ड कप देखो, पिछले साल का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वाला नहीं, वनडे वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था, यही यूनिफॉर्म थी। 19 नवंबर को था, 19 नवंबर को। इतना दुख तो तब भी नहीं हुआ जब वो छोड़ के गई थी।
चलो आगे बढ़ते। हाँ, तुमको जरूर जानना है कौन, लिखो यहाँ पे। दूसरी हेडिंग डालो, ये लिख लिया यूनिक। अच्छा, पीसीटी के बारे में तुम लिख चुके। कौन सी उपकला होती है? ब्रज बॉर्डर घनाकार उपकला। अगला लिखो हेनले लूप, हेनले का लूप, हेनले का लूप लिखो। ये हेयरपिन जैसी, हेयरपिन जानते हो, बालों में लगाने वाला पेन। हाँ, तुमको जरूर मालूम होगा, लड़के नहीं लगाते। कैसे पता है तुमको? हाँ, ये हेयरपिन जैसी, ये हेयरपिन जैसी लूप आकार की संरचना होती है। ये हेयरपिन जैसी लूप आकार की संरचना होती है। हेयरपिन जैसी लूप आकार की संरचना होती है जिसकी दो भुजाएं पाई जाती हैं। लूप आकार की संरचना होती है जिसकी दो भुजाएं पाई जाती हैं, जिसकी दो भुजाएं पाई जाती हैं। कितनी भुजाएं? दो भुजाएं, अवरोही भुजा एवं आरोही भुजा। दो भुजाएं पाई जाती हैं, अवरोही भुजा एवं आरोही भुजा, अवरोही भुजा एवं आरोही भुजा। ठीक है, अवरोही भुजा एवं आरोही भुजा। अगला पॉइंट, अवरोही भुजा एवं आरोही भुजा। अगला पॉइंट, कि प्रत्येक भुजा में सकरा और चौड़ा भाग पाए जाते हैं। प्रत्येक भुजा में सकरा और चौड़ा भाग पाए जाते हैं। सकरा और चौड़ा भाग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो डीसीटी। अगला पॉइंट लिखो डीसीटी। डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडलित वाहिनी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या दूरस्थ कुंडलित वाहिनी। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या दूरस्थ कुंडलित वाहिनी। देखो, ये बाउमन संपुट से सबसे दूर वाला भाग होता है। ये बाउमन संपुट से सबसे दूर वाला भाग होता है, सबसे दूर वाला भाग होता है तथा इसकी उपकला सीलिया युक्त घनाकार तथा इसकी उपकला सीलिया युक्त घनाकार उपकला उत्तक। इसकी उपकला सीलिया युक्त, अरे जो बोल रहे हैं देखो, सीलिया युक्त घनाकार उपकला उत्तक, सीलिया युक्त घनाकार उपकला उत्तक से बनी होती है। अगला पॉइंट, डीसीटी के माध्यम से नेफ्रॉन एक बड़ी नलिका में खुलते हैं। डीसीटी के माध्यम से नेफ्रॉन एक बड़ी नलिका में खुलते हैं जिसे संग्राहक नलिका कहते हैं। एक बड़ी नलिका में खुलते हैं जिसे संग्राहक नलिका कहते हैं। एक बड़ी नलिका में खुलते हैं जिसे संग्राहक नलिका कहते हैं। अगला पॉइंट, जिसे संग्राहक नलिका कहते हैं। अगला पॉइंट, कि संग्राहक नलिका किसी एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है।
संग्राहक नलिका किसी एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है। संग्राहक नलिका किसी एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है तथा इसमें कई नेफ्रॉन खुलते हैं और ये आगे चलकर बर्टनी की नलिका में खुलती है। ठीक है, अगला पॉइंट, इफरेंट आर्टेरियोल आगे चलकर केशिकाओं का जाल बनाता है। जिसे परिनलिका केशिकीय जाल ब्रैकेट में लिखना। परिनलिका केशिकीय जाल ब्रैकेट में लिखना, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। परिनलिका केशिकीय जाल या पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कहते हैं। अगला पॉइंट, इसमें भी एक यू आकार की केशिका पाई जाती है। जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। अगला पॉइंट, तो वासा रेक्टा हेनले लूप के विपरीत समानांतर होती है। तथा इसमें भी अवरोही और आरोही भुजा पाई जाती है। ये हो गई संरचना किसकी? नेफ्रॉन की। बेटा दे इसको। अब जो उत्सर्जन का कार्य किडनी करता है, वो उत्सर्जन मुख्यतः कौन करता है? नेफ्रॉन। और उत्सर्जन का कार्य करने में यूरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण? यूरिन का निर्माण। और यूरिन का निर्माण
किडनी में या बोला जाए नेफ्रॉन में होता है, जिसके 3 चरण पाए जाते हैं। कितने चरण? 3। या बोला जाए 3 स्टेप्स का रिएक्शन है, 3 चरणों की अभिक्रिया है। पहला चरण होता है जिसे बोलते हैं सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा चरण होता है जिसे कहते हैं विशेष पुनः अवशोषण या बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा चरण होता है विशेष स्त्राव। विशेष स्त्राव जिसे कहते हैं सेलेक्टिव सिक्रीशन। कौन कौन से 3 चरण हैं? सूक्ष्म निस्यंदन, विशेष पुनः अवशोषण और विशेष स्त्राव। लिखो, उत्सर्जन की क्रिया के लिए, उत्सर्जन की पॉइंट बना के लिखना, उत्सर्जन की क्रिया के लिए यूरिन का निर्माण होता है। उत्सर्जन की क्रिया के लिए यूरिन का निर्माण होता है। उत्सर्जन की क्रिया के लिए यूरिन का निर्माण होता है तथा इसके 3 चरण पाए जाते हैं। कितने चरण? 3 चरण पाए जाते हैं। लिख लो, पहला सूक्ष्म निस्यंदन, दूसरा विशेष पुनः अवशोषण और तीसरा विशेष स्त्राव। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव सिक्रीशन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव सिक्रीशन। ठीक है, चलो समझते हैं इसको कल करेंगे। थोड़ा सा पूछ लें तुम लोगों से क्या पढ़ के आए, क्योंकि ये पूरा शुरू होगा तो एक क्लास में खत्म हो तो ज्यादा सही, और आज जो शुरू होगा तो पहला भी खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि अपने पास समय का अभाव है। ठीक है, तो ये 3 चरण याद रखेंगे नहीं? चलिए जरा कॉपी बंद करिए।